कोबरा का सलूट। मैं आज आपके सामने अपना 12th वीडियो लेके आ रहा हूं। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यह आप लोगों से ताल्लुक रखता है। इसका विषय है आपने क्या किया है इस देश के लिए। मैं जिस कैटेगरी को एड्रेस कर रहा हूं यह है 18 से 60 साल तक के लोग। इससे पहले कि मैं आगे इस विषय में आगे बढ़ूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बनाता हूं। आप जब तक इसको फैलाएंगे नहीं, मेरे को इसका फीडबैक नहीं मिलेगा, मेरे को इसका आई विल नॉट गेट मोटिवेटेड टू मेक फर्दर, बिकॉज बहुत मेहनत से बनाए। वापस सब्जेक्ट में आते हैं। विषय है आपने क्या किया है इस देश के लिए। जब से इस देश आजाद हुआ है, 60 से 75 साल में से कुछ 4 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी का राज था। बाकी समय इस देश को, इसके सत्ताधारियों ने इस देश को यही विश्वास दिलाया है कि बस आपका कोई रोल ही नहीं है, आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आपका कोई वजूद नहीं है। लोग पढ़ते थे और देश के लिए नहीं करना चाहते थे, अपने खुद के लिए करना चाहते थे और यहां से भाग जाते थे। हमारे साथ जितने भी आईआईटी, आईआईएम, डॉक्टर, जिनको की पूरे मोहल्ले वाले, पूरे लोग कहते थे ये देश के लिए कुछ करेंगे, और हम तो ऐसे ही थे, नॉर्मल स्टूडेंट, हमसे ज्यादा उम्मीद भी नहीं रखते थे, वो सब देश छोड़ के चले गए। वो अमेरिका चले गए, इंग्लैंड चले गए, उनको देश से कुछ लेना देना नहीं था। ये तो हाल था हमारे देश का आजादी से लेकर मोदी जी के राज आने तक। और रह गए पीछे हमारे जैसे जो कि देशभक्त थे, देश के लिए कुछ करना चाहते थे, और वो पंचर वाला जिसके 10 बच्चे, आप हमेशा गाली बकते हो गए, 10 बच्चे लेके वो इधर रह गया देश में। और जिनसे देश को उम्मीद थी, जिनने देश की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी थी, जिन्होंने इनसे फायदा उठाया था, वो यहां से निकल गए अपने निजी फायदे के लिए। उनकी पढ़ाई सब व्यर्थ हो गई। वो सिर्फ अपनी गाड़ी, अपना बड़ा बंगला होना चाहिए, अपनी अच्छी फैमिली होना चाहिए, बाकी उनको कोई चिंता नहीं थी। इसको समझाने के लिए मैं ये जो आपसे बोल रहा हूं कि आपने क्या है देश के लिए, मैं अपनी कुछ निजी, मेरे साथ जो घटनाएं घटी हैं मैं आपको समझाता हूं। आपके साथ भी घटी होंगी। मैं कुछ करना चाहता था इस देश के लिए, मैं कुछ अपना, जिससे कि मैं आज के दिन जैसे आपको अपनी स्टोरियां बता रहा हूं, ये ऐसा बताना चाहता था। मैं अपने लिए कभी नौकरी ना अपने बंगले के लिए नौकरी करी, ना पैसे के लिए नौकरी करी। मैं सिर्फ कुछ हटके करना चाहता था, और मैं हर यूथ से यही चाहता हूं कि कुछ हटके करे वो। मैं एक बार जबलपुर से दिल्ली ट्रेवल कर रहा था। मैं जेएंडके में पोस्टेड था। 2 साल की मेरी सर्विस थी। मैं 22-23 साल का था, कैप्टन था। मैं उस टाइम फर्स्ट एसी नहीं होता था, फर्स्ट क्लास होता था। मैं फर्स्ट क्लास के 4 वाले कूपे में बैठा था। हम 2 लोग थे। मैं ऊपर सो रहा था। मैं फौजी हूं, मैं हमेशा ऊपर सोता हूं, ये मेरा स्टाइल है। मैं हमेशा डोमिनेटिंग पोजीशन में सोता हूं, जिसमें कि ये हमारी इनबिल्ट फौजी ट्रेनिंग है, या सब फौजी करते हैं, मगर मैं ऐसे करता हूं। मैं नीचे कभी नहीं सोता। दूसरे कोने में सो रहा था। अंधेर रात हो चुकी थी। बाजू वाले कूपे से, जो कि दो का कूपे था, उधर से कुछ 40 साल के कपिल दौड़ते आया और मेरे कूपे में, हमारे बर्थ उसमें घुसा, कंपार्टमेंट में। बोला कि हमने लिस्ट में देखा इसमें कोई फौजी है। तो मैंने कहा क्या बात होगी, मैं हूं। तो उन्होंने बोला सर हम इधर सो सकते हैं क्या इस आपके में। मैंने कहा टीटी से पूछ लो, 2 खाली, हम 2 ही लोग हैं, इसमें आपको सोना है तो सो जाओ। तो उन्होंने बोला नहीं सर, ये हम आज से 7 दिन पहले इसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और इसी कूपे में सो रहे थे, और हमको जो अभी जो शहर आने वाला, उस टाइम ट्रेन में लूट फसोट काफी होती थी, डकैती होती थी। तो वो हमको डाकुओं ने लूट लिया, हमारा सब गहना, हमारा सब सामान ले लिया। हम शादी में ऐसे ही नंगी हालत में थे और हम वापस जा रहे हैं दिल्ली। फिर वही कूपे में और फिर वही जगह आ रही है। मैंने कहा आपको डर है तो इधर सो जाओ आप। मैं हमेशा जब सोता हूं तो दरवाजा खोल के सोता हूं। उस टाइम एसी नहीं होता था। मैं दरवाजा खोल के सोता हूं, तो वो दरवाजा बंद करने लग गए। मैंने कहा नहीं, आप दरवाजा मत बंद करो, आप आराम से सो जाओ। उन्होंने कहा नहीं सर वो आएंगे। मैंने कहा उसकी चिंता मत करो, आपको कोई नहीं लूटेगा। हम फौजी हैं, हम सेकंड में सो जाते हैं, और एक छटक, कोई आवाज, छोटी सी आवाज में उठ जाते हैं। मेरे को गहरी नींद आ गई, मैं सो गया। आधे पौन घंटा सोया होऊंगा कि कुछ आवाज आई। वो तो कपिल सोया ही नहीं था, वो तो अलर्ट बैठे हुए थे। तो जैसे मैंने बोला सर किसी ने दरवाजा बंद किया है। तो मैंने बोला वो ही थे सर, वो डाकू टाइप लोग थे। तो मैं नीचे तो उतरा। तो मैं जब दरवाजा खोला तो मैंने देखा एक बाई साइड एक फेटा बांध के आदमी खड़ा था और एक दाहिने साइड एक आदमी जा रहा था। मैंने बोला हेलो, ये दरवाजा आपने बंद किया है? वो पीछे मुड़ के खड़ा हो गया चुपचाप। मैंने कहा अब यहां कुछ करना मत, क्योंकि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं, इस कंपार्टमेंट में कुछ करना मत, आप उतर जाओ यहां से। तो बोलता हाँ मैं उतर जाए, हम उतर जाएंगे। तो मैंने कहा कैसे उतरोगे? बोला हम चेन खींच के उतरेंगे। तो मैंने कहा चेन खींचो और उतर जाओ आप। तो उसने चेन खींची और वो दोनों ट्रेन से उतर गए। वो चले गए।
थोड़ी देर के बाद वो गार्ड आए, सीटी बजाते, और मैं वहीं था। मेरे से पूछा, सर इधर से किसी ने चेन खींची है? मैंने कहा कोई गांव वाले थे, चेन खींच के चले गए। आप मेरी जगह होते क्या करते? आप सोचिए, मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप करते। मैंने ये किया, मैंने अपने लिए नहीं किया, मैंने किसी और के लिए किया। मैं हट के कुछ करना चाहता था। वो डाकू चले गए, और वो जो कपिल था वो चक्कर में थे कि ये क्यों कुछ नहीं हुआ। ये बात चली गई, खत्म हो गई, मैं भूल गया। कुछ दिन बाद मैं अरुणाचल चाइना बॉर्डर के साथ पोस्टेड था। मैं इलाहाबाद जा रहा था उसी रूट पे। मैं कोई ड्यूटी पे आया था, मेरे पास रिजर्वेशन नहीं था, तो मैं टीटी से बोला था कि मेरे को जो है रिजर्वेशन दे। उसने बोला ठीक है साहब, आप फलानी बर्थ पे बैठ जाओ, आपको जगह दे देंगे। 1 2 3 स्टेशन निकल गए, मैं थका हुआ था ड्यूटी अपने काम से, तो मैं सोचा तो सो जाऊं, अगर बर्थ दे दे तो। मैं उसके बाद गया, मैंने कहा यार वो आप दे दो। बोला सर दे देंगे। जब मैं ये सब टीटी से 2 बार जब बात किया तो कोने में बाथरूम के पास एक आदमी खड़ा था। जब टीटी चला गया तो उसने बोला साहब आप कौन सी बर्थ पे बैठे हो? मैंने कहा फला बर्थ पे। कहता सर वो बर्थ आपकी, आप जाके बैठ जाओ, आप आराम से सो सकते हो। मैं आया और मैं बैठे ही था कि टीटी आ गया। टीटी ने बोला कि साहब लाओ सर टिकट, मैं बर्थ देता हूं। मैंने कहा यार मैं आपसे आधे घंटे से पीछे पड़ा हूं, आपने दी नहीं। वो आपका ऑफिसर है क्या? बोला नहीं साहब। आप मेरे से बोलता आप चेन पहनते हो? तो मैं चेन हमेशा पहनता हूँ। तो बोला सब वो डकैत हैं सर, वो जो गुंडे हैं, और उन्होंने मेरे बोला जो चेन वाले ऑफिसर हैं उनको मैं जानता हूं, उनको आप ये जगह दे दो। मेरे को जगह दे दी। मेरे को समझ में नहीं आया, मैं सो गया, अपना टाइम निकल गया। कहने का मतलब कि अगर मेरे को लगा कि वो ही शायद उन दोनों में जो डकैत मेरे को लेते उनमें से कोई एक आदमी था, उनमें भी वसूल थे, उनने भी उनने मेरे में कुछ पाया, मेरे में मतलब कुछ तो उनने देखा होगा कि दे वेंट ऑल द वे टू हेल्प मी। ये हम वो लोग हैं जो कि अमेरिका नहीं गए, अपने घर के लिए नहीं गए, अपने बंगले के लिए नहीं गए। हम अपने लिए हिंदुस्तान में थे, हम कुछ करके दिखाना चाहते थे, और हम ये कर रहे थे। आप भी इस सिचुएशन से गुजरे होंगे। अगर आप इस ऐसी सिचुएशन में आते, आप क्या करते हैं जरूर लिखिए। मेरे साथ ऐसी कई स्टोरियां हैं। ये मेरी एक ब्लॉग है अनऑफिशियल कोबरा, उसमें ऐसी कई मैंने अपनी एक्चुअल जो मेरे साथ घटनाएं घटी मैंने लिखी हुई हैं। कई ऑफिशियल हैं, कई लड़ाई की हैं। मैं ऐसे आपको वीडियो बना के बताते रहूंगा। अब आते हैं वापस विषय पे। हिंदुस्तान में तकरीबन 739 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इस कम ज्यादा हो सकते हैं। इन डिस्ट्रिक्टों में फौजी ऑफिसर, जवान और जेसीओ अपनी अच्छी सहूलियत, अपनी मैस की सहूलियत, अपनी अच्छे लाइफ छोड़ के गांव में पोस्टेड हैं सरकार की तरफ से, और गांव में मुसीबत में रह रहे हैं, एक एक कमरे में रह रहे हैं, ना उनको कोई गवर्नमेंट अकोमोडेशन देती है, अपने किराए से रहते हैं, और स्कूल के, कॉलेज और एनसीसी बच्चों को एनसीसी की ट्रेनिंग देते हैं। अब उनको देशभक्ति सिखाते हैं, उनको देश के लिए कुछ करने के लिए सिखाते हैं, उनको यह सिखाते हैं कि देश छोड़ के मत जाओ, देश के लिए कुछ काम करो। आप इस इधर से पूरा फायदा उठा रहे हो। आप उनको अनुशासन सिखाते हैं, उनको नेशनल एंथम सिखाते हैं, उनको देश के प्रति प्यार सिखाते हैं जैसे वो खुद करते हैं। और वो काफी त्याग कर रहे हैं जो उधर ऐसे मुसीबतों में रहते हैं। 15 लाख एनसीसी की स्ट्रेंथ होती है हर साल। ये 3 साल अपना ट्रेन करते हैं, ऐसे 15 लाख 45 लाख लोगों को ट्रेन कर चुके होते हैं ये एनसीसी वाले। और ऐसे कितने आदमी एनसीसी के स्कूल के लड़के ट्रेन हो जाते हैं, एक एसेट बन जाते हैं, एक धरोहर बन जाते हैं देश के लिए, जिसका देश इस्तेमाल कर सकता है। ये हर डिस्ट्रिक्टों में फैले हुए हैं। इसके साथ साथ एनएसएस है, नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस। ये भी गवर्नमेंट एक स्कीम चलाती है जिसमें कॉलेज के बच्चों को कम्युनिटी सर्विस सिखाती है। ये भी देश के प्रति प्यार सिखाती है। इनकी 39,000 की इनकी शाखाएं हैं, और ये 36 लाख लोगों को ट्रेन कर देते हैं ये। इसके अलावा 2 करोड़ 60 लाख तकरीबन एक्स सर्विसमैन, जो कि 30 से 54 साल की उम्र के रिटायर होते हैं। ज्यादा इनकी उम्र नहीं होती, 30 साल से रिटायर होना शुरू हो जाते हैं, और 54 ईयर में पूरे रिटायर हो जाते हैं। ये रिटायर होकर उन डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। पुलिस वाले हैं, बीएसएफ वाले हैं, सीआरपी वाले हैं, भले 60 साल के हैं, मगर इतनी उम्र वाले वहां रहते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट कहीं है। हर हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में ये जो एसेट है, जो गवर्नमेंट का एसेट है, जो गवर्नमेंट देश प्रेमी है, जो देश को छोड़ के नहीं गया, देश के लिए काम किया, ये वहां रहते हैं। मगर इनकी कोई इज्जत नहीं है, इनको कोई पूछता नहीं है। इनको कोई फंक्शन होता है तो उस मोहल्ले, कोई शहर में बुलाता नहीं है।
बुलाते हैं उस चोर को जिसने ब्लैक मार्केटिंग करी है, जिसने करोड़ों पैसा बनाया, जिसके बंगला है, जिसकी कार है, लूट रहा है देश को, वो आपका होता है और ये वहां कुर्सियों में बैठ के इनकी बकवास सुनते हैं। फिल्म स्टार को बुलाते हैं या कोई एक्टर को बुलाते हैं जिसका कोई तजुर्बा नहीं है। जितने भी ये लोग हैं इनने अपने दुनिया में बहुत तजुर्बा गेन किया है, ये आपको बहुत ज्ञान दे सकते हैं, देश को के लिए बहुत काम कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। इनकी कोई इज्जत नहीं है, कोई इनका कोई स्टैंडिंग नहीं है, इनको कोई पूछता नहीं है, ये भटकते रहते हैं अपने अपने लाइफ, रिटायर्ड लाइफ, यंग एज में रिटायर्ड लाइफ बिताते रहते हैं। इसका कारण क्या है? ये मोदी जी, ये जो देश का जो धरोहर है, जो एसेट है, जिसका नुकसान हो रहा है, मोदी जी इसको समझते हैं। मोदी जी ने इसी को, ये जो ब्लैक मार्केट है, क्योंकि ये जो मेहनत की कमाई वाले जब बाजार में कुछ सामान खरीदने जाते हैं वो 10 रुपए का होता है और अगले दिन जाते हैं तो कोई उसको लाख रुपए लेके ले गया होता है। चोर, ब्लैक मार्केट वाला, काले धन वाला, एक गवर्नमेंट की इकोनॉमी चलती है और एक ब्लैक मार्केट और एक अलग एक इकोनॉमी इंडिया में चल रही थी। यह जो चीज इनको चाहिए ब्लैक में खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं, जमीन खरीद लेते हैं और ये मेहनत की कमाई वालों के पास कुछ नहीं होता। ये इनको तकलीफ जरूर होती है क्योंकि ये नेता इतना देश के लिए किया है, मेरे को कोई पूछ नहीं रहा है। पूछ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि जब तक ये ब्लैक मार्केटिंग, ये काले धन वाले इस देश से नहीं हटेंगे, इनकी इज्जत नहीं होगी। जब काला धन इस देश से हट जाएगा, सबको निकल जाएगा, ईमानदारी आ जाएगी, जब ही राम राज आएगा, जब ही इन मेहनत देशभक्त लोगों की इज्जत होगी। मोदी जी इसको समझते हैं। मोदी जी ने 2016 में डीमोनेटाइजेशन किया, 500 के 1000 के नोट इस बिल्कुल रातों रात बंद कर दिए। पाकिस्तान बिना इंडियन आर्मी के अटैक के, बिना गोली फायर के पाकिस्तान रातों रात नंगा हो गया। उसके बाद सब कुछ, उसकी इकोनॉमी तहस नहस हो गई। दाऊद इब्राहिम लोग के जो नेपाल में जो पैसे करोड़ों में भरे हुए थे वो पेपर बन गए। जो आतंकवादी नेटवर्क जो इंडिया में ऑपरेट कर रहा था, जेएनके में पत्थर फेंक रहे थे, ओवरनाइट उसी रात को इनके पेपर, इनके नोट पेपर के वो हो गए, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। मोदी जी ने एक स्ट्रोक में काले धन का कुछ हिस्सा इस हिंदुस्तान से निकाल दिया। बहुत फर्क पड़ा, काफी फर्क पड़ा, इकोनॉमी फर्क पड़ा। लोग जो ऑपोजिशन पार्टी, जो चोर थे, जो पार्टियां चोर थी, जो नेता कमा रहे थे, मोदी को गाली बक रहे थे, और कई लोग जो फॉरेन कंट्री में इंडियन बैठे थे वो मोदी को गाली बक रहे थे। क्या हो रहा है? क्योंकि उनके सब माँ बाप यहाँ चोरों से, चोरी का पैसा था जिससे वो सब वहां गए थे। ये उसकी उनको पता नहीं लगी, मगर धीरे धीरे लोगों को पता शुरू हो गया कि ये ब्लैक मनी हटाने से क्या फायदा हुआ है। ब्लैक मनी फिर भी चल रहा था इस अर्थव्यवस्था में। मोदी ने अभी सितंबर 2016 को 2020 को सितंबर में 3 फार्म बिल पास करे। मैं इनके बारे में अलग से वीडियो डिटेल में बनाऊंगा। फार्म 3 पास करे जिसमें एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी, जिसको मंडी कहते हैं हमारे इलाके में, अभी तक ये बिल के पास होने तक हर किसान को कंपलसरी जबरदस्ती मंडी में ही अपना उपज बेचना पड़ती थी। वो कहीं और बेच ही नहीं सकता था, परमिशन ही नहीं थी। मंडी में उपज बेचता था, फिर मंडी के दलाल उसको नीलामी करते थे और उसको आज का पैसा उसको 3 महीने बाद देते थे, जब तक वो सुसाइड कर लेता था और गवर्नमेंट ब्लेम होती थी। ये जो मंडी पंजाब में जो नेता हैं जो अभी चिल्ला रहे हैं बीजेपी को छोड़ के, इनके हाथ में थी, महाराष्ट्र में किसी के हाथ में थी। ये सब बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े माफिया लोग के हाथ में थी, दलालों के हाथ में थी। ये करोड़ों रुपए कमाते थे किसान के नाम पर, उनको पैसा कम देते थे, मर्सिडीज कार में घूमते थे, बड़े बड़े बंगले थे, इनके लड़के इंग्लैंड अमेरिका में पढ़ते थे और देश का नुकसान कर रहे थे। मोदी ने मंडी का अस्तित्व खत्म कर दिया। अब किसान को पूरी आजादी है, वो अपना उपज जिसको बेचना है, जिस स्टेट में बेचना है, बिना टैक्स, बिना सेस लगे कहीं भी ले जाके बेच सकता है, किसी भी को बुला के देश बेच सकता है। अब लोग बोल रहे हैं ये कोई बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे उनका नाज लें। भाई जो आए उसको अपने बेचने से मतलब है। अगर फिर भी किसान निकम्मा है, मेहनत नहीं करना चाहता, तो उसके लिए मंडी है, एमएसपी है, वो वहां जाके बेच सकता है और अपने आप सुसाइड करके रास्ते चल सकता है, बिकॉज मंडी में उसको पैसा मिलेगा नहीं। दूसरा पार्ट है इस बिल का कि लोग, किसानों की 2 एकड़ जमीन है, 3 एकड़ जमीन है, 4 एकड़ जमीन है, ये किसान नहीं होते। ये फॉरेन कंट्री में इतने तो लोगों के गार्डन होते हैं। मेरी 20 एकड़ जमीन है, 20 एकड़ के तो लोगों के गार्डन होते हैं। मैं अगर मैं किसान हूं और मैं कुछ कमा पाऊंगा, मैं ट्रैक्टर का लोन भी नहीं चुका पाऊंगा। मेरे 20 एकड़ जमीन है। 50 एकड़ से ऊपर जो जमीन है वो कुछ किसान है। वो ट्रैक्टर, अगर आपके पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर 24/7 चलना चाहिए, जब उसकी कीमत निकलेगी। अगर सिर्फ 2 एकड़ में चला के बाकी टाइम कार के जैसे खड़ा है तो व्यर्थ है उसको लेना। तो अब इसमें छूट है कि आप कोई पैसे वाला आदमी बोलेगा ये 2-2 एकड़ वाले जो इस इलाके में फैले हुए हैं सब इकट्ठे, आप टमाटर लगाओ, मैं आपको बीज दूंगा, आपको इम्प्लीमेंट दूंगा, आपके सब टमाटर लूंगा।
इन किसानों को ना कोई गर्मी का असर होएगा, ना पानी ओवर हो नहीं आया उसका होएगा। इनका पूरा वो जो जैसे फ्रेंचाइजी होती है दुकान की, वो दुकान खोलता है, आपको दुकान खोलना बेचना है, आपको प्रॉफिट देता है, आप उसकी उपज लगाओ, वो आपकी गारंटेड उपज ले जाएगा। रिलायंस स्टोर हो गए, वॉलमार्ट, जो भी है। फिर कहते हैं कि ये बड़े बड़े उद्योगपति ले जाएंगे। आपको नहीं देना है तो आप अपना खेती करते रहो और बेचते रहो। जो 2 एकड़ में आप कुछ कमा नहीं सकते जब तक आप समूह एक कोऑपरेटिव खेती नहीं करोगे और एक उपज नहीं करोगे, नहीं बेचोगे, आपका फायदा नहीं होगा। ये इस बिल का एक और ताकत है। तीसरी है, एक 1955 का एक बिल चले आ रहा है। 1955 अंग्रेजों के जमाने का एक लॉ चले आ रहा था फार्म में कि आप सीरियल, पल्स, ऑयल, पोटैटो, आलू, प्याज, ये सब आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। इस पे एम्बार्गो है, इसको आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर आपके घर में, आपकी दुकान में पड़ा मिल गया तेल खूब सारा या आलू खूब सारा, तो आपको इंस्पेक्टर आएगा और पकड़ के आपको जेल में डाल देगा। ये बंदिश आपसे निकाल दी है। आप अपने कोल्ड स्टोरेज खोल सकते हो, आप उसमें प्याज रखो, आलू रखो, सीरियल रखो, तेल रखो, जब आपका मूड आए बेचो, जब आपको प्रॉफिट आए बेचो। इतनी आजादी उसको दे दी है। ये जितने भी दलाल थे जो कि 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ साल में कमाते थे, ये जो ब्लैक मनी था, इसको ये जेएनयू में देते थे, इसको मुजफ्फरपुर में देते थे, इसको आतंकवादियों को देते थे और हड़ताल करो और इसको देश को तोड़ो, देश का प्रोग्रेस नहीं होने दो जब तक हमारा वजूद ना बने रहे। इसमें जो इस्तेमाल करते थे, ये पैसा इस साल से बंद है उनका कमाना। दूसरा ब्लैक मनी पे जो अटैक किया है, ये ब्लैक मनी कम हो जाएगी। ये जो गांव में जो एनसीसी, फौजी और जो पुलिस और ये रिटायर्ड गवर्नमेंट रहते हैं, इनकी इज्जत थोड़ी और बढ़ेगी। इनको लोग पूछेंगे, क्योंकि अब पैसे की इज्जत नहीं होगी, अब इंसान की इज्जत होगी। एक तीसरा बिल उसने पास किया है मोदी ने, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट। इधर इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हर हिंदुस्तान संस्थाएं आती हैं, इधर एनजीओ आती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बोलती हैं हम आप पैसा लाएंगे और कम्युनिटी सर्विस करेंगे, देश में गरीबों को बढ़ाएंगे, हम उनको सिखाएंगे, हम धर्म उनका ये करेंगे। ये इस नाम से पैसा 20,000 लाखों में, इससे करोड़ों में, इंडिया के बजट से ज्यादा पैसा उसमें आता है। और ये अमेरिका से आता है, यूरोप से आता है, वेटिकन से आता है। ये आता है एक संस्था के नाम पर, वो संस्था जगह जगह बांट देती है, कन्वर्जन करती है, क्रिश्चियन बनाती है और वो लोगों को भड़काती है। जैसे कुंडकलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लोगों को पैसे दे दे के हड़ताल कराई थी, पावर प्लांट बंद होना चाहिए क्योंकि वो पावर प्लांट रशिया का था, अमेरिकन उधर के लोग चाहते थे ये बंद हो जाए तो हमारा खुलेगा। ये वॉर चलती है, देश का तरक्की, देश का प्रोग्रेस ये एनजीओ रोक रही थी। इस पे रेगुलेशन ला दिया है। अब वो नहीं ला सकते, पैसा लाएंगे तो बताना पड़ेगा क्या काम कर रहे हैं, जिसके लिए आया वो इस्तेमाल कर सकता है, किसी और को दे नहीं सकते, किसी और काम के लिए दे नहीं सकते। अब उनके ये ब्लैक मनी जो हजारों लाखों करोड़ों में आता था, ये बंद हो गया है। इस साल से ब्लैक मनी की बंद हो गया है। ये जो हर डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं, जो ये जो बेचारे देश प्रेमी, देश के लिए जान देने वाले, इनकी वैल्यू और थोड़ी बढ़ेगी। चौथा जो अभी मुहिम चल रही है गवर्नमेंट की, ड्रग पे, ये ड्रग मनी है, ये आखिरी है। इसमें आप देखोगे किसी टॉप एक्टर का नाम ले लो, उसकी पिक्चर 300 करोड़ कर रही है, 400 करोड़ कर रही है। पिक्चर हॉल जाओ तो खाली रहते हैं। ये सब नेटवर्क है, वो डिस्ट्रीब्यूटर अपने टिकट बनाता है, ये करता है, और ये 400 करोड़ 300 करोड़, ये सब ड्रग मनी वाइट हो रहा है। और ये पैसा भी इन्हीं में जा रहा है। अभी आमिर खान साहब गए थे टर्की, तैयब एर्दोगन के पास, टर्की के प्रेसिडेंट, पता नहीं क्या दुख रो रहे थे। ये सब तैयब एर्दोगन जो अपने आप को मुसलमान का लीडर बनाता है, मेरे पिछले वाली वीडियो में देखो, ये मुसलमान का लीडर बिल्कुल नहीं है, मुसलमानों का दुश्मन है। ये उनसे एजेंडा लाते हैं और यहाँ मुसलमानों को भड़काते हैं, हिंदू मुस्लिम राइट कराते हैं, कहीं रेप करवाते हैं। रेप भी ऑर्गेनाइज्ड है इंडिया में, कि अभी इलेक्शन आ रहे हैं बिहार में, तो ये पैसे देके रेप करवा दो, किसी को मार दो। ये दे कैन विद दिस ब्लैक मनी दे कैन डू एनीथिंग टू ब्रेक इंडिया। मुसलमानों को भड़काते हैं कि वो मुसलमान ने रेप कर दिया, या हिंदू ने उसका रेप कर दिया, या फलाने हो गया, दलित ने कर दिया, दलित हिंदू, मुस्लिम हिंदू, ये ऐसे लाते हैं। ये सब ब्लैक मनी का कमाल है। पैसे दो तो कुछ भी हो सकता है हिंदुस्तान में। ये लास्ट मुहिम चल रही है। अगर आप सब मोदी का साथ दोगे तो ये भी कामयाब हो जाएगा। फिर इंसान की इज्जत होगी, देश से कोई भागेगा नहीं। ये जितने भी अमेरिका, यूरोप में हिंदुस्तानी लड़के जाते हैं, लड़कियां जाते हैं, ये एक पैसा वहां से यहां नहीं भेजते। वो तो मजदूर हैं, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, जो कि मिडिल ईस्ट में जाते हैं, वहां एक एक पेनी हिंदुस्तान में भेजते हैं। उनसे इंडिया की इकोनॉमी फ्लरिश होती है। अमेरिका में जाने वाले इधर से ही पैसा ले जाते हैं अपने माँ बाप को घर बेच बेच के, और ये हिंदुस्तान के लिए
बेस्ट कॉलेज में पढ़ते हैं, बेस्ट जगह पे पढ़ते हैं, हमारे हिंदुस्तान के लिए एक भी कंट्रीब्यूट नहीं करते। हमारे जैसे जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं जिनको कोई पूछता नहीं था, वो हम देश के लिए इधर सेवा करने के लिए बैठे रहते हैं, और आप जैसे कई लोग हैं। अब एक मुहिम बहुत जोर से चल रही है कि इस देश को आजादी किसने दी है। बिना खड़क बिना ढाल गांधी जी ने दी है कि सुभाष चंद्र बोस ने दी है। ये एक व्यर्थ की बहुत डेंजरस डिबेट हमारे कुछ जनरल साहब, कुछ बड़े बड़े एक्सपर्ट इस डिबेट को आगे बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं कि गांधी जी ने आजादी नहीं दिलाई है, सुभाष चंद्र बोस ने दिलाई है, उससे डर के वो अंग्रेज भागे, और उससे डर के वो अंग्रेज भागे। आप इस तरह गांधी जी का जो वजूद है, जो गांधी जी के एक स्टैंडिंग है, आइकॉन है, देश उसको उनको भगवान मानती है, उसको आप तोड़ रहे हो। उसको तोड़ के आप देश को तोड़ रहे हो, बिकॉज गांधी जी का एक अलग स्टैंडिंग है, सुभाष चंद्र बोस की एक अलग स्टैंडिंग है। अंग्रेज ना गांधी जी के मारे गए होंगे, ना सुभाष चंद्र बोस के मारे गए होंगे। उन्होंने देश को इतना लूट लिया था, इतना चूस लिया था कि अब उन्होंने कहा इधर से निकलो। मगर गांधी जी की एक स्टैंडिंग है वर्ल्ड ओवर। गांधी जी कमाल का काम कर गए। गांधी जी एक गाइड थे, गांधी जी एक आइकॉन थे, गांधी जी एक रास्ता दिखा के गए देश को, तो उसको मत तोड़ो। सुभाष चंद्र बोस भी अपनी जगह सही थे, मगर सुभाष चंद्र बोस की आर्मी, जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, उसकी स्ट्रेंथ थी 43,000, 43,000 उनकी स्ट्रेंथ थी। जो एलाइड फोर्सेज, जो ब्रिटिश की एलाइड और एक्सेस फोर्सेज, इनकी 7 करोड़ की फौज थी। 43,000 और 7 करोड़ जर्मन की थी। जर्मन और जापान को मिला के 2-2.5 करोड़ उनकी स्ट्रेंथ थी। एलाइड फोर्सेज ने 2-2.5 करोड़ को जिंदा नहीं छोड़ा, उनको हरा दिया। तो ये 43,000 आईने से के डर के भाग जाते वो नहीं। आपको गलत अंग्रेज गलत खबर दे रहे हैं, जिसमें देश में विवाद होए, गांधी को डाउन करो और देश टूट जाए, और गांधी ना सुभाष चंद्र बोस ऊंचाएंगे ना गांधी ऊंचाएंगे, और देश की बर्बादी हो जाएगी। मत इस डिबेट में पढ़ो। इन जनरल साहब से निवेदन है, मत इसको करो। ये मोदी जी हैं जिसने जो कोई पहचानता नहीं था, सुभाष चंद्र बोस को ऊंचा लाए हैं। एक 26 जनवरी परेड में उनको जगह दी, उनने मार्च करी, मगर हमेशा नहीं दे सकते, बिकॉज सुभाष चंद्र बोस की एक जगह है। सुभाष चंद्र बोस की गलती एक थी कि वो जर्मनी और जापान के साथ थे। जर्मनी जापान दुनिया के दुश्मन उस टाइम घोषित थे, और उनके साथ सुभाष चंद्र बोस थे। जापानीज कोहिमा तक आ चुके थे इंडिया के बॉर्डर पे। अगर वो अंदर घुस जाते तो हमको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया को भी जापान और जर्मनी के जैसे सरेंडर करना पड़ता अगर हम सुभाष चंद्र बोस का साथ देते। तो सुभाष चंद्र बोस की जगह अलग है, जर्मनी की गांधी जी की जगह अलग है। इसको मत डिस्ट्रॉय करो। हिंदुस्तान में अगर करना है तो, हिंदुस्तान को अगर आप तरक्की चाहते हो तो मोदी जी का साथ दो। ये करप्शन जो निकाल रहा है, हड़ताल मत करो किसानों की। ये जितने भी हड़ताल किसान कर रहे हैं, ये किसान नहीं है। जितने भी ये जो अभी रेप केस हो रहे हैं, ये नॉर्मल को पॉलिटिकल टर्न कर रहे हैं। ये सब पैसे पता नहीं किस कारण से हो रहे हैं। ये टाइम पे जब कोई इलेक्शन आते हैं जब भी होते हैं। ये देश का नुकसान हो रहा है। ये मैं आपसे फिर से सवाल पूछता हूं कि आपने देश के लिए क्या किया है। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपको ना अमेरिका से बैठ के ना इंग्लैंड से बैठ के हक है देश के तरक्की पे उंगली उठाने का। कोबरा का सलूट।